हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी मैं आपको सूचित कर देता हूं कि कल अपने जो अर्धवार्षिक के एग्जाम होंगे उसका जो टाइम टेबल है वो डाल दिया गया है। और हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो टॉपिक चल रहा था हमारे प्राथमिक क्रियाएं। और प्राथमिक क्रियाएं लगभग आज हम ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर है आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें हम जो आज जिस प्रकार जो कृषि का जो प्रकार पढ़ेंगे वो है बाजार के लिए सब्जी कृषि व उद्यान कृषि। बाजार के लिए सब्जी कृषि व उद्यान कृषि, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाजार के लिए सब्जी कृषि या उद्यान कृषि, इसकी कोई भी परिभाषा आपकी बुक में नहीं दी हुई है, तो हम डायरेक्ट इसकी सीधी विशेषताओं की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है, इसमें गहन श्रमिक व अधिक पूंजी आवश्यक है, यानी इसमें आपको अधिक श्रम मेहनत अधिक करने की आवश्यकता होती है और अधिक ही आप पूंजी को क्या करोगे इसमें लगाओगे, तभी आप इसमें क्या कर पाओगे, अच्छी तरीके से खेती कर पाओगे। इसमें गहन श्रमिक व अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा बिंदु है इस कृषि में अधिक मृदा में उगने वाली, यानी इस कृषि में वो फसलें उगाई जाती है इन जिनमें जिस भूमि में मिट्टी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। वापस रिपीट कराओ, इस कृषि में अधिक मृदा में उगने वाली फसलें जैसे सब्जियां फल पुष्प लगाए जाते हैं जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में क्या होती है, अधिक होती है। वो फसलें उगाई जाती है जो अधिक मृदा में उगाई जाए। और एग्जाम्पल के लिए सब्जियां फूल पुष्प आदि लगाए जाते हैं और इनकी मांग क्या होती है, नगरीय क्षेत्रों में क्या होती है, सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं। इस कृषि में खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। खेतों का आकार क्या होता है, छोटा। हमने 4-5 प्रकार की कृषि के प्रकार पढ़ लिए। कहीं पे कृषि के प्रकार छोटे आए थे, खेतों का आकार छोटा आया था, कहीं पे खेतों का आकार बड़े बड़े फार्मों के रूप में था। तो यहाँ पर जो फार्म भी होंगे वो भी क्या होंगे, छोटे प्रकार के होंगे। तो इस कृषि में खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। खेत अच्छे यातायात के साधनों के द्वारा नगरीय क्षेत्रों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी हमारे खेत वहां पर ज्यादा या ये कृषि वहां पर ज्यादा की जाती है जो क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ हो, नगरों से जुड़ा हो यातायात के साधनों के द्वारा, जहां उच्च आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। और उन नगरों में क्या रहते हैं, ऊंची आय वाले क्या रहते हैं, उपभोक्ता रहते हैं। इस वजह से यहाँ इन फसलों का क्या कर सकते हैं, हमें उन क्षेत्रों में अच्छी तरीके से निर्यात कर सकते हैं। वापस रिपीट कराऊं, इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। खेत अच्छे यातायात के साधनों के द्वारा नगरीय क्षेत्रों से जुड़े होते हैं जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं। इस कृषि में सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित गृह एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी उपयोग किया जाता है। मतलब इस फसल को जिस प्रकार के तापमान की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार के बीज, जिस प्रकार के कीटनाशी उर्वरकों की आवश्यकता होती है, उन सब की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर आपको लिखा गया है कि इसमें अधिक पूंजी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस कृषि में सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित गृह एवं शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, जिन प्रदेशों में किसान केवल सब्जियां पैदा करता है, जिन प्रदेशों में किसान केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इस कृषि को ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ट्रक फार्म जो ट्रक होते हैं वो फार्म एवं बाजार ट्रक होते हैं, वो फार्म बाजार के मध्य की दूरी रात भर में क्या करता है, तय करता है। इसी आधार पर इसका नाम क्या रखा है, ट्रक कृषि रखा गया। अब देखो, आपको ट्रक कृषि को पूछे तो ट्रक कृषि की परिभाषा यही आएगी। क्यों आएगी, क्यों इसको ट्रक कृषि कहा गया? जैसे मान लो कि हमारे आसपास हम सब्जी उत्पादित करें तो सब्जी को 2 या 3 दिन के लिए हम खेत में नहीं रख सकते, तो उसको रात शाम के टाइम में लोड किया जाता है और रात भर ट्रक क्या करता है, दूरी तय करता है बाजार तक की और वहां पर उस सब्जी को पहुंचाता है। इसलिए इसको क्या कहते हो आप, ट्रक कृषि कहते हो। लेकिन वहीं पे इसको ट्रक कृषि कहते हैं जहां पर सिर्फ क्या उत्पादित की जाती है, सब्जियां उत्पादित की जाती है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, ये बिंदु पॉइंटों के अंदर से अच्छा क्वेश्चन है ये। जिन प्रदेशों में किसान केवल सब्जियां उत्पादित करता है वहां इस कृषि को क्या कहते हो आप, ट्रक कृषि के नाम से भी जानते हो। क्योंकि ट्रक फार्म एवं बाजार यानी खेत और बाजार की दूरी रात भर में क्या करता है, तय करता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हो आप, ट्रक कृषि भी कहते हो। इस प्रकार की कृषि में नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में महत्वपूर्ण। अब सबसे पहले बात करें तो सबसे ज्यादा
जहां पर यह कृषि की जाती है नीदरलैंड में, और नीदरलैंड में जो आप फसल उत्पादित कर रहे हो या जो पेड़ वगैरह उत्पादित कर रहे हो वो है पुष्प। और इस प्रकार की कृषि में नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में क्या है, महत्वपूर्ण है। इसमें बागवानी फसल विशेष रूप से एक प्रकार के फूल ट्यूलिप, और ये जो पुष्प है ये फूल है, उस फूल का नाम है ट्यूलिप, को समस्त यूरोप के शहरों में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, इस प्रकार की कृषि में जो महत्वपूर्ण यानी सबसे आगे है वो नीदरलैंड है, और नीदरलैंड में एक ट्यूलिप नाम का फूल उत्पादित होता है, पुष्प उत्पादित होता है, और नीदरलैंड से समस्त यूरोप में उस फूल को क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। अब इसके जो प्रमुख क्षेत्र है, जो आपके बाजार के लिए सब्जी कृषि, उद्यान कृषि, इसके प्रमुख क्षेत्र है वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग। तीसरा बिंदु है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। ये तीन इसके प्रमुख क्षेत्र है। वापस मैं बता रहा हूँ, आपके जो बाजार के लिए जो सब्जी कृषि है उसमें सिर्फ ज्यादा मिट्टी की आवश्यकता होती है, और सब्जियां और फूल पुष्प आदि उगाए जाते हैं। और इस कृषि को ही आप एक ट्रक कृषि के नाम से भी जानते हो, क्योंकि एक ट्रक खेत से बाजार की दूरी रात भर में तय करता है सब्जियां ले जाने के लिए, ठीक है। और इसके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तर पश्चिम यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। और हम अब बात करेंगे नेक्स्ट कृषि की तरफ, जिसका नाम है कारखाना कृषि। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम अब बात करते हैं नेक्स्ट कृषि जिसका प्रकार है, जिसका नाम है कारखाना कृषि। हम अब बात करते हैं कारखाना कृषि। कारखाना कृषि भी उद्यान कृषि से ही रिलेटेड है, लेकिन इस कृषि की जो परिभाषा है या जो विशेषता है वो अलग है। पश्चिमी यूरोप जो कारखाना कृषि है, पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में कारखाना कृषि की जाती है। जो कारखाना कृषि की जाती है उसका अगर क्षेत्र पूछे एक नंबर का, तो पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में ही कारखाना कृषि की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है, और इस कृषि में आप कोई फसल उत्पादित नहीं करते, इसमें क्या करते हो, आप पशुओं का पालन करते हो, जिनमें विशेष रूप से गाय बैल कुक्कुट पाले जाते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, मान लो आपको कारखाना कृषि की परिभाषा पूछे कि इसमें पशुधन पाला जाता है, जिनमें विशेष रूप से गाय बैल व कुक्कुट पाले जाते हैं, इसे ही कारखाना कृषि का नाम दिया गया है। और इसके प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र। आगे चलते हैं। इसमें पाले जाने वाले पशुओं को कारखानों में तैयार किए गए भोजन पर रखा जाता है। इनको ये जो पशु आप पा रहे हो ना, इनको खिलाने के लिए आप बाहर से चारा नहीं लाओगे, यानी बाहर से चारा इनको नहीं खिलाया जाता। कारखानों में जो भोजन तैयार किया जाता है उन्हें खिलाकर ही इन पशुओं को क्या किया जाता है, पाला जाता है। इसमें पाले जाने वाले पशुओं को कारखानों में तैयार किए गए भोजन पर ही रखा जाता है, इसीलिए तो इसको कारखाना कृषि कहा गया है। वह उनकी बीमारियों का भी क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार की कृषि में भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा के लिए अधिक धन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। वो तो सभी कृषियों में होती है। और इस प्रकार की ये जो कृषि है ना, कारखाना कृषि, इसमें बाहर से आप चारा लाओगे तब भी उनको आप डायरेक्ट नहीं खिलाओगे, उनके लिए उस चारे से आप क्या करोगे, भोजन तैयार करोगे और उन पशुओं को उनको खिलाओगे। तो ये जो हम पढ़े थे वो है कारखाना कृषि। और हम अब चलते हैं नेक्स्ट कृषि की तरफ, जिसका नाम है सामूहिक कृषि। कल हमने पढ़ा था एक सहकारी कृषि। अब ये मान लो कि सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि 80% तक तो ये समान ही है, दोनों, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत अंतर होता है जो अपन इस क्लास में देख लेते हैं। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। मतलब इसमें जो आप कृषि करोगे वो पूरा समाज मिलकर करेगा, और सामूहिक श्रम, और उस पर जो मेहनत करोगे वो सभी मिलकर उस पर क्या करोगे, आप मेहनत करोगे। कृषि का यह प्रकार सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था। अब क्वेश्चन मान लो अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सामूहिक कृषि कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो सामूहिक कृषि प्रारंभ हुई थी सोवियत संघ को, जिसको वर्तमान में बोला जाता है रूस। तो अभी आप यहाँ से रूस नहीं लिख के क्या लिखोगे, सोवियत संघ ही लिखोगे कि जो सामूहिक कृषि है उसका प्रारंभ सोवियत संघ से हुआ था। परिभाषा हमने ऊपर पढ़ी ली। तथा वहां कृषि की दशा सुधारने, अब क्यों यहाँ पर सामूहिक कृषि की गई, वहां कृषि की दशा सुधारने, उत्पादन में वृद्धि
वह आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि की हालत खराब थी, ठीक है, और आत्मनिर्भर नहीं थे वहां के किसान, इसलिए वहां कृषि की दशा सुधारने, उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। और इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या कहते हो आप, कोल खोज, कोल खोज। अब ये ध्यान रखना कि आपसे सामूहिक कृषि की परिभाषा पूछे या कोल खोज पूछे, परिभाषा एक ही होगी। और यहां से एक क्वेश्चन ये निकल के आएगा कि पूर्व सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपके आंसर आएगा कोल खोज। और एक क्वेश्चन और आएगा, सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहां से हुआ था, तो वो हुआ था सोवियत संघ से। मान लो कि हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोल खोज कृषि का प्रारंभ कहां से हुआ था, तो वो भी आपके क्या आएगा, सोवियत संघ ही आएगा। आगे इसमें देखते हैं, सभी कृषक, अब इसमें कृषि कैसे करते हैं, सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। सभी कृषक, जैसे मान लो कि 10 कृषक है, तो उनके पास भूमि है, उनके पास पशुधन है, भेल वगैरह है, और भी कुछ कृषि यंत्र, वो सभी मिलकर क्या करते हैं, खेती करते हैं। जैसे मान लो कि अपने यहाँ पर 4 किसान है, अभी 4 किसानों की 4 भूमि हो गई, तो ये क्या करेंगे, ये जो बीच में ये जो बाढ़ है इसको हटा देंगे और मिलकर क्या करेंगे, कृषि करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक लाइन दी हुई है, वे अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्तियों के लिए भूमि का छोटा भाग अपने अधिकार में रखेंगे। अब मान लो ये जो खेती होगी, इसका तो जो उत्पादित होगा उसको मिलकर काम में लिया जाएगा, लेकिन एक छोटा छोटा क्षेत्र क्या रखेंगे, अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, ये अपने अधिकार क्षेत्र में रखेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं इस बिंदु को, कोल खोज क्या है, सामूहिक कृषि को कोल खोज कहा जाता है, या आपको ये पूछे सामूहिक कृषि का दूसरा नाम क्या है, तो वो है कोल खोज। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। वे अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्तियों के लिए भूमि का एक छोटा भाग अपने अधिकार क्षेत्र में रखते हैं। ये मैंने बता दिया आपको यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से। और हम इस जो ये चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में हम लास्ट प्राथमिक क्रिया की बात करेंगे, जो है खनन। तो हम अब चलते हैं अपने लास्ट बिंदु की तरफ, लास्ट प्राथमिक क्रिया की तरफ है, और इसी के साथ, इस टॉपिक के साथ अपना ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। और ये है आपके खनन, जो लास्ट बिंदु है, या इस बुक में जो लास्ट प्राथमिक क्रिया है वो है खनन। अब ये खनन का विकास क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ठीक है, और इसकी जो खनन की जो विधियां होती है, किस प्रकार से खनन किया जाता है, हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले खनन का हम पढ़ते हैं विकास, खनन का विकास। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की अनेक अवस्थाओं को देखा जा सका। देखो, मानव विकास की खोज में मानव विकास की जो व्यवस्था थी या अवस्था थी, उसमें खनिजों की खोज के लिए भी बहुत सारी विभाग या अवस्थाओं को देखा जा सकता है। जैसे वो अवस्था है ताम्रयुगीन अवस्था, कांस्य युग अवस्था व लौह युगीन अवस्था। अब यहाँ से मान लो क्वेश्चन बने आपके, मानव विकास के इतिहास में खनिजों की अवस्थाएं कौन कौन सी है या थी, तो पहली है ताम्र युग, दूसरी है कांस्य युग और तीसरी है लौह युग। तो मानव विकास के इतिहास में खनिजों के खोज की अनेक अवस्थाओं को देखा जा सकता है, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। ये क्वेश्चन बन गया। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग, प्राचीन काल में जो खनिजों का उपयोग होता था, औजार बनाने, बर्तन बनाने व हथियार बनाने तक ही सीमित था। यानी जब खनिजों की खोज हुई ना, तो सबसे पहले जिनका उपयोग होता था वो सिर्फ हम किस लिए करते थे, औजार बनाने के लिए या बर्तन बनाने के लिए या हथियार बनाने के लिए, यहाँ तक कि इन खनिजों का उपयोग क्या था, सीमित था। लेकिन धीरे धीरे इनका जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ, वैसे वैसे इनका जो उपयोग है या इनका जो काम में लेने की विधि है वो बढ़ती गई। लेकिन इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हो पाया, और इसका महत्व लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी पहले तो आप इसका सिर्फ 3-4 कार्यों में ही प्रयोग लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ तो खनिजों का जो महत्व है वो लगातार बढ़ रहा है। और ये हमारे जो पॉइंट था, ये है खनन का विकास। अब बात करते हैं खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक है। खनिजों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आपकी बुक में दो कारक दे रखे हैं, भौतिक कारक व आर्थिक कारक। वैसे तो बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो
दो कारक खनिजों को प्रभावित, देखो ये क्वेश्चन बन गया, ये अलग से क्वेश्चन, एक निबंधात्मक तो पूरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसके अंदर से आप क्वेश्चन निकालो तो बहुत सारे, ठीक है। तो पहला कारक है भौतिक कारक, इसमें खनिजों के आकार, श्रेणी में उपस्थिति की अवस्था को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसमें खनिजों के आकार, श्रेणी, उपस्थिति की अवस्था को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, और यह है आपके भौतिक कारक। दूसरा आर्थिक कारक, इसमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी का ज्ञान एवं उस तकनीकी का उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी व यातायात व श्रम पर होने वाले व्यय को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। देखो सिर्फ भौतिक कारकों में तो आप आकार, श्रेणी, उपस्थिति का ही अध्ययन करोगे, इन्हीं अवस्थाओं को शामिल करोगे, लेकिन आर्थिक कारकों में खनिजों की मांग, कहाँ पर कितनी मांग हो रही है, विद्यमान तकनीकी ज्ञान है उसका उपयोग, आपके पास जो तकनीकी ज्ञान है उसका उपयोग किस प्रकार करे हो, अवसंरचना उसकी स्थिति कैसी है, के विकास, उपलब्ध पूंजी व यातायात व श्रम पर होने वाले व्यय को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और ये हमारे है दो प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक व आर्थिक कारक। अब खनन यानी जो खनिजों को भूमि से निकालने की जो विधिया होती है वो कितने प्रकार की दी हुई है वो देखते हैं हम आगे। तो खनिजों की जो विधिया है, उपस्थिति की अवस्था व अयस्क की प्रकृति के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछ सकता है कि उपस्थिति डायरेक्ट नहीं पूछ के, डायरेक्ट नहीं पूछ के, मान लो आपको खनिजों की विधिया डायरेक्ट नहीं पूछ के, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा के पूछे, उपस्थिति की अवस्था या अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनिजों की कितनी विधियां है, डायरेक्ट प्रकार विधियों का क्रमांक पूछे तो कितनी विधियां है, 2, और कौन कौन सी पूछे तो वो हम आगे देख रहे हैं। तो पहली विधि कौन सी है, धरातलीय खनन, और दूसरी विधि कौन सी है, भूमिगत खनन। तो आपको एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, भूमिगत खनन को परिभाषित कीजिए या धरातलीय खनन को परिभाषित कीजिए, यहां से क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धरातलीय खनन को। इस खनन को विवृत खनन के नाम से भी जाना जाता है। इसी खनन का एक दूसरा नाम, देखो धरातलीय खनन की जगह आपको मान लो हम ये पूछे आपसे कि विवृत खनन क्या है, तो उसकी परिभाषा भी धरातलीय खनन वाली परिभाषा ही आएगी। तो इस खनन को विवृत खनन के नाम से भी जाना जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, और ये जो धरातलीय खनन या विवृत खनन है, ये खनिजों को भूमि से बाहर निकालने का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक उपायों उपकरणों पर खर्च न्यूनतम है। क्योंकि इसमें जो सुरक्षा के लिए जो उपकरण बनाए जाते हैं उन पर खर्चा क्या होता है, कम होता है। ज्यादातर ये क्या होता है कि इनके लिए आप भूमि में ज्यादा गहराई में नहीं जाते, ऊपर ऊपर से क्या करते हो, आप खनन करते हो। इसलिए जहां ऊपर ऊपर से खनन करना होता है भूमि में, वहां पर आप धरातलीय खनन को उपयोग में ले सकते हो। वह उत्पादन, इस विधि में उत्पादन शीघ्र वह क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, धरातलीय खनन किसे कहते हैं, इस खनन को विवृत खनन के नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम विवृत खनन है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है। क्यों है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक उपायों एवं उपकरणों पर खर्च निम्नतम है, वह उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। दूसरा बिंदु बात करते हैं, भूमिगत खनिज क्या है, भूमिगत खनिज क्या है। अब ये थोड़ा रिस्की है, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपको निकल सकता है। इस विधि में भूमिगत गैलेरिया खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली होती है। ये क्या होता है, भूमिगत खनिज का मतलब होता है भूमि में 200, 300, 400, 500 फुट नीचे जाके आप क्या करते हो, खनन करते हो, और वहां आपको नीचे जाने के लिए, भूमि के अंदर जाने के लिए वहां आपको क्या बनाई जाती है, गैलेरिया बनाई जाती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है, यानी जब खनिज धरातल के नीचे यानी गहराई में होता है, तब भूमिगत व कुपकी खनन विधि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसको आप कुपकी खनन भी बोल सकते हो, ध्यान रखना। भूमिगत खनन या कुपकी खनन विधि का क्या करते हो, आप प्रयोग करते हो। यानी जब आपको खनिज ज्यादा गहराई से निकालना होता है तब धरातलीय विधि का प्रयोग नहीं करके आप भूमिगत विधि का क्या करते हो, प्रयोग करते हो। वापिस आगे चलते हैं इसमें। इस विधि में भूमिगत गैलेरिया खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली होती है, और खनिज तक पहुंचने के लिए पहले क्या बनाई जाती है, गहराई में बहुत सारी क्या बनाई जाती है, गैलेरिया बनाई जाती है। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण व परिवहन धरातल तक किया जाता है, और इन गैलेरियों के माध्यम से ही भूमि से खनिजों को क्या निकाला जाता है, भूमि के नीचे से खनिजों को क्या निकाला जाता है, ऊपर निकाला
जाता है। खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों यानी उन खनिज जो खदान होते हैं उन खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष प्रकार के लिफ्ट, माल ढोने की गाड़ियां व वायु संचार प्रणाली की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब देखो, अगर आप जितनी भूमि में नीचे जाते जाओगे आपके लिए खतरा बढ़ता जाएगा, तो वहां आपको भूमि में नीचे जाने के लिए लिफ्टों की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। और नीचे जाते जाओगे तो हवा आपको कम मिलेगी, तो वायु संचार प्रणाली की भी क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। माल वहां से आप जो खनिज निकाल रहे हो तो उनको निकालने के लिए भी लिफ्टों की या माल ढोने की गाड़ियों की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। खदानों में या खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों की सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष प्रकार के लिफ्ट, माल ढोने की गाड़ियां व वायु संचार प्रणाली की क्या होती है, आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा होता है, और ये ध्यान रखना धरातलीय खनिज इसमें रिस्क नहीं होता, लेकिन ये जो भूमिगत खनिज है इसमें क्या होता है, रिस्क होता है, क्योंकि जहरीली गैसें, आग व बाढ़ के कारण अनेक बार दुर्घटना होने का क्या रहता है, डर रहता है। ये जो आपके जो धरातलीय खनिज है वो रिस्की नहीं होता है, भूमिगत खनिज है वो क्या होता है, रिस्की होता है। इसलिए इसके लिए सुरक्षा के लिए अधिक उपायों की, अधिक खर्चे की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और आज अब हमारी जो प्राथमिक क्रिया है, प्राथमिक क्रिया वाला जो ज्योग्राफी का चैप्टर वो आप हमारे कंप्लीट हो चुका है। अब हम 3 से 4 दिन तक जो पॉलिटिकल साइंस का अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो वाला टॉपिक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।